तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस लाए हैं 2020 जुलाई के दिन। क्या जो भी हमारे गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चेंजेस लाई हैं, जो हमारा 10+2 होता था उसे ड्रॉप करके क्या क्या न्यू पॉलिसीज़ लाई है और उसकी डिटेल जो भी है वो हम आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम चल रहा था अब तक 10+2 का, उसे कैंसिल करके एक नया सिस्टम बना दिया गया है। तो आइए उसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हाईलाइट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। सबसे पहला हमारा HRD मिनिस्ट्री रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी हमारा HRD मिनिस्ट्री के माध्यम से जो भी हमें न्यूज़ आती थी वो HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। वो क्यों रखा गया है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। सेकंड स्टेप जो है वो हमारा वो है कि नेशनल एजुकेशन फोरम वुड बी क्रिएटेड, यानी हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉलेजेस थे, जो अलग अलग कॉलेजेस थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स थे, उन सब को मर्ज करके ही दैट इज़ नेशनल एजुकेशन फोरम बनाया जाएगा, जिसके अंडर वो सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो काम करेंगी। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि द सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ पर हमारा दो होता था, एक हमारा होता था UGC और एक हमारा होता था AICTE। तो यहाँ पर UGC जो होता था वो नॉर्मल कॉलेजेस के लिए होता था और AICTE जो होता था वो टेक्निकल कॉलेजेस के लिए होता था। तो वो हमारा पूरा चेंज कर दिया गया है और एक सिंगल रेगुलेटर बनाया जाएगा जो सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। चौथा है हमारा MPhil वुड बी डिसकंटिन्यूड, यहाँ पर MPhil जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आगे मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या एजुकेशन न्यू पॉलिसीज़ लाई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बहुत अच्छी चीज़ की गई है दैट इज़ कि 100 फॉरेन कॉलेजेस जो है वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। यानी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले ही जब UGC था तो DP सिंह कमेटी करके UGC ने अपना जो है एक कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर जो है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया था 5000 स्टूडेंट्स का, जिसमें पार्टिसिपेट किए थे 5000 स्टूडेंट्स ने। उसका जो ये मकसद ये था कि यहाँ पर जो भी हमारे इंडिया में एजुकेशन मिल रही है तो फ़ॉरेन के बच्चे भी यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं या नहीं, उसलिए ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया था। बट यहाँ पर अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो टॉप फॉरेन कॉलेजेस हैं इंडिया के बाहर की, वो अपनी ब्रांचेस जो है वो इंडिया में खोलेंगी और उन्हें जो है कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। जो हमारे इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उन्हें जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता था उन्हें भी फ़ॉरेन कॉलेजेस को भी वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि हाई फाई बच्चे जो है वो वहाँ जाएंगे और जो दूसरे बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, वो रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सबके लिए जो है वो सेम होगा कि यहाँ पर हर कोई फ़ॉरेन कॉलेजेस हो या इंडियन कॉलेजेस हो, हर कोई एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं UG कॉलेजेस टू गेट मोर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पर UG कॉलेजेस का मतलब क्या होता है, जो अंडर ग्रेजुएटेड कॉलेजेस होती हैं उनको जो है ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी पहले। वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से जो है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजुकेशनल मिनिस्ट्री से या तो फिर कोई भी अलग मिनिस्ट्री से जो है वो बंधे हुए होते थे, उन्हें कोई आज़ादी नहीं मिलती थी। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी कर दी गई है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस को जो है ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी हमारे इंडिया में अराउंड 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं और उन्हें जो है आज़ादी दी जाएगी। किस चीज़ की आज़ादी दी जाएगी? ऑटोनॉमी एकेडमिक्स, यानी वो जो है अपने हिसाब से एकेडमिक ईयर में क्या पोर्शन रखना है, क्या सिलेबस रखना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। और एडमिन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं अभी। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाएगी, यानी किसे कितना ग्रांट
देना है, किसकी फ़ीस कितनी कलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ जो है वो अब ये फैसला करने का मौका दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो बेस स्टेटस ऑफ देयर एक्रीडिएशन, इसका मतलब ये है कि वो लोगों को उनके हिसाब से, यानी जितना अच्छा उनके कॉलेज का परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से उनको और आज़ादी दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संस्कृत टू बी मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा कि संस्कृत जो है वो अब यहाँ पर मेन स्ट्रीम्ड और बहुत ही मेन लैंग्वेज बना दिया जाएगा। जो हमारे 3 लैंग्वेजेस होते थे उनमें अब एक मेन लैंग्वेज जो होगा वो संस्कृत होगा। कि संस्कृत जो है वो धीरे धीरे बहुत ही आउटडेटेड होता जा रहा था, कोई भी संस्कृत की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा था, तो अब उसे वापस से मेन सब्जेक्ट बनाने के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए, उसे रीलाइव करने के लिए जो है वो ये फ़ैसला लिया गया है। और सिर्फ प्राइमरी नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में भी इसे मेन सब्जेक्ट रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी टू विल मूव टूवर्ड्स बिकमिंग अ लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, यानी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ग्रांट किया जाएगा कि उन्हें जो है संस्कृत को मेन लैंग्वेजेस बनाना है और संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जैसे कि हमें सबको पता है कि आईआईटी जो है वो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ही माना जाता है, बट बहुत कम लोगों को पता है कि आईआईटी में जो है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के भी कोर्सेज़ चलते हैं, बट यहाँ पर वो किसी को नॉलेज नहीं है। तो अब आईआईटी को सीधा जो है कह दिया गया है कि आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बढ़ाने हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है जो वो एम करेंगे कि आईआईटी में उनका एडमिशन हो, और साइंस के साथ जो है वो अपने आर्ट्स के भी मोर वोकेशनल सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आईआईटी को सीधा जो है एक अप्रोच दिया गया है कि आर्ट्स के स्ट्रीम को भी बढ़ाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल कॉलेजेस, यानी ये बहुत अच्छी चीज़ की गई है कि अलग अलग स्टेट्स जो है वो अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो है वो परफॉर्म करते थे, और अलग स्टेट में जाने के लिए, अलग स्टेट में एजुकेशन लेने के लिए उनके एजुकेशनल स्टेट का जो है हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। बट यहाँ पर ये बहुत अच्छा चेंज किया गया है कि हमारे पूरे इंडिया के लिए एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे मेडिकल के लिए जो नीट होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है, उसी तरह अब कोई भी आपको अगर स्ट्रीम में अगर आपको लेना है एडमिशन, तो आपको सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो हेल्ड करेगा एनटीए हेल्ड करेगा, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बट ध्यान रखिए कि ये साल है, इस साल के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इस साल तो सारे स्टेट्स ने अपना जो है मैंडेटरी एग्ज़ाम बता दिया है कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होगा, बट ये जो है नेक्स्ट ईयर से जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा जो है वो ये चेंज है, दैट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न टू चेंज। यहाँ पर ये सबसे बड़ा चेंज है। ये क्या है कि यहाँ पर हमारे जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर जो हमारा पेपर होगा उसे पूरी तरह से जो है चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, बल्कि ये नहीं कि आप जो रट्टा मारते थे वो जा कर के लिख देते थे पेपर में, अब वैसा नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है समझ कर नहीं पढ़ते थे, रट्टा मारने की कोशिश करते थे हर चीज़, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव्स के माध्यम से जो है पेपर बनाया है। ऑब्जेक्टिव है तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो स्टूडेंट्स के लिए जो है एक तरह से बून है, बट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो है वो एक बेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जो है रट्टा मारते थे अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको उनके आंसर जो है वो खुद से अगर आपको समझा है तो ही आप लिख पाएंगे, वरना यहाँ पर रट्टा मारने वाली कोई चीज़ नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो सिर्फ रटते रहते थे और वो क्या रटते थे उन्हें खुद समझ में नहीं आता था। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड चेंज फ्रॉम आवर गवर्नमेंट।
तो असली लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है वो भी आपका चेक किया जाएगा कि आपने जो एजुकेशन ली है उसकी असली लाइफ में आप क्या यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा चेंज है जो कि न्यू एग्ज़ाम सिस्टम बना दिया गया है, दैट इज़ 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले का हमारा जो होता था वो होता था 10+2 रूल होता था, यानी पहले आप 10th स्टैंडर्ड पास करेंगे, फिर आप 12th स्टैंडर्ड पास करेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको कोई ग्रेजुएशन कोर्स करना है तो वो 3 साल का, कोई टेक्निकल कोर्स अगर करना है तो वो 4 साल का, और अगर MBBS वगैरह करना है तो वो 5 साल का होता था। बट यहाँ पर अभी क्या कर दिया गया है कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो है, यानी 5+3+3+4 जो है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो एक्चुअली है क्या। फर्स्ट 5 ईयर्स जो है वो हमारा जो है 3 साल का जो हमारा प्री प्राइमरी सेक्शन होता था वो, और फर्स्ट और सेकंड क्लास यानी सेकंड स्टैंडर्ड तक 3 साल का प्री प्राइमरी, और फर्स्ट और सेकंड क्लास जो आएगा वो आएगा दिस 5 ईयर्स वाले प्लान में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट +3 जो है, यानी पहला 3 जो है वो होगा हमारा क्लास 3 से लेके 5 तक, यानी 3rd 4th एंड 5th स्टैंडर्ड तक हमारा जो है वो ये सेकंड वाला होगा। और फिर उसके बाद जो है हम लेटर 3 ईयर्स ऑफ मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 to 8 तक, यानी हम मॉनिटर करेंगे कि 6 to 8 तक बच्चा जो है वो कैसे चल रहा है। जैसे 8 के बाद बोर्ड एग्ज़ाम, 5th के बाद बोर्ड एग्ज़ाम, जैसे हमारा 10th के बाद सीधा बोर्ड एग्ज़ाम होता था, अब जो है वो इस तरह से होगा कि हमारा 5th के बाद भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा 5th में, और 8th के इसमें भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा एज अ बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा 4 है वो है 9th 10th 11th और 12th, यानी 8th के बाद जो बोर्ड होगा अब वो सीधा 12th के बाद जैसे बोर्ड होता था वैसे होगा। और फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा चेंज है, आप देख सकते हैं हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अब यहाँ पर जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो बहुत सारी कॉलेजेस जो है वो 70% आ रहा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर अब ये रूल हटा दिया गया है, ये स्ट्रिक्टली जो है वो स्टूडेंट की चॉइस होगी कि वो आर्ट्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है या कॉमर्स लेना चाहता है, चाहे उसके जितने भी परसेंटेज आए, वो स्ट्रिक्टली द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, यानी वो क्या लेना चाहता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, एट वॉट एवर मार्क्स ही हैज़ गॉट और शी हैज़ गॉट, वो उसकी चॉइस होगी। तो यहाँ पर ये सारी जो है हमारे गवर्नमेंट ने चेंजेस की है, तो आई होप आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस आती है तो हम जल्दी से आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो अवर चैनल। मैं हूं सकलन जाफर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।